नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। बहुत दिन से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हिस्ट्री ऑप्शनल पर वीडियो बनाने के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होने चाहिए। ओके, तो इस पर आज पूरा हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल पर। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। उससे भी पहले आपको पता होगा कि बीपीएससी मेंस में एक होता है हिंदी का पेपर, जिसमें 30 नंबर लाना होता है आपको। फिर GS 1 होता है 300 नंबर का, फिर GS 2 होता है 300 नंबर का, और फिर ऑप्शनल का पेपर होता है 300 मार्क्स का। इस 900 में से आपके नंबर बनते हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो उसी ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पवेट के बारे में बताइए या IR के बारे में बताइए, जो PSIR होता है, पब्लिक जो पॉलिटी और IR का होता है, या हिंदी लिटरेचर। देखो, ऑप्शनल अगर जिसका जो है ना, जिसने जो पढ़ा है, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा है, तो मैं इसके अलावा किसी भी ऑप्शनल पे बोलूँगा ना, तो या तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँगा या तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा। सीधी सी बात है, समझ जाना। इसलिए इसका जो ऑप्शनल है, उसके अलावा अगर वो कोई और सब्जेक्ट बता रहा है तो पक्का वो गूगल और यूट्यूब से आपको देख के बता रहा है, खुद से नहीं पढ़ा है उसने, ना तो उसने पेपर एनालिसिस किया है खुद से। समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल का है, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल आपको बता रहा हूँ। बाकी के ऑप्शनल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट GS से बिल्कुल अलग होता है। किस मायने में? जैसे GS का जो पेपर आप पास करोगे तो उसमें आप फैक्ट्स या क्वेश्चन लिखने के आपके मध्यम स्तर होगा, तो भी आप हो सकता है कि पास हो जाओ। लेकिन ऑप्शनल जो होता है ना, ये आपकी रैंकिंग डिसाइड कर देता है। देखो, GS का पेपर तो सब लोग एक ही जैसे देंगे। ऑप्शनल में जिसका जितना ज़्यादा नंबर आता है उसका उतना ऊपर भागता है। क्यों? क्योंकि यहाँ UPSC जैसे ऐसे का पेपर नहीं है जिसमें आप नंबर उठा के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में जिसका जितना अच्छा नंबर आएगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी बनेगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ऑप्शनल पेपर ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए ऑप्शनल की पढ़ाई भी अलग से ही होती है। 300 नंबर का केवल एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको डीप पढ़ना पड़ता है लोगों को। ओके, तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता पता ही है, वैदिक युग, मौर्य काल से पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बाद 200 से 300 मौर्योत्तर काल जिसको बोलते हैं। एक एक टॉपिक ध्यान में रखना, आगे मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और फिर मैं बुक में ये टॉपिक दिखाऊंगा आपको। अगला है गुप्त काल। फिर गुप्त काल के पश्चात, जैसे मौर्योत्तर है उसे गुप्तोत्तर भी आता है। उसके बाद गुप्त काल के बाद क्या सब पढ़ते हैं हम? चालुक्य और प्रशासन समाज, ये सब पढ़ते हैं। हर्षवर्धन, उसके काल का बादामी का चालुक्य जिसमें पुलकेशिन द्वितीय वगैरह आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मेन चीज़ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण करना है। मतलब प्राचीन युग के विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी, इन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और यहाँ पर भी क्या दिया? गुप्तोत्तर काल के प्रशासन, कला, समाज, 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना हिस्ट्री पढ़ते समय। समाज में उस समय क्या हो रहा था, प्रशासन कैसा था उस समय, और उस समय की कला कैसी थी। 3 चीज़ पर अगर UPSC दे रहे हो तो समाज में भी क्या रखोगे, उस समय के शूद्र की दशा क्या थी, महिलाओं की दशा क्या थी, उस समय की कृषि क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी, इन्हीं पर ध्यान फोकस रखना है। और महिलाओं की स्थिति तो मैंने बता ही दिया। तो समाज में इन 4 चीज़ों पर फोकस रखना है। महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, और फिर समाज का सामान्य रूप से वर्गीकरण कैसा था, समाज का अर्थव्यवस्था कैसा था, और प्रशासन, और फिर कला आ जाता है। ओके, मध्यकाल में अब आ जाते हैं। 750 से 1200 ईस्वी तक के जो मध्यकालीन भारत है उसमें पहले आ गए हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। 750 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1200 ईस्वी के आसपास होती है। उसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत और उनकी नीतियाँ, सामाजिक संरचना और व्यापार, वाणिज्य, कला, धर्म, दर्शन, शंकराचार्य वगैरह सब इसी में आते हैं। 750 ईस्वी में शंकराचार्य जी का जन्म होता है, और फिर 1250 ईस्वी तक आपको लगभग में पढ़ना है। रामानुजाचार्य वगैरह सब जो आते हैं। उसके बाद से अरब से संबंधी आपसी संस्कृति और प्रभाव पढ़ना है। राष्ट्रकुल इतिहास में उनकी भूमिका, कला और संस्कृति में योगदान, जैसे चोल, स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति, और दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था, कला के बारे में भी पढ़ना है। यानी कि चोल, चेर, पांड्य जो हैं दक्षिण भारत का इतिहास, उनको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद से फिर भारत में क्या आ जाता है, 1200 ईस्वी से 1765 ईस्वी, यानी कि पूरी इस्लामिक किंगडम जो है भारत में दिल्ली में स्थापित होता है। पहले ये दिल्ली से सल्तनत आती है, उसके बाद मुग़ल सत्ता आ जाती है, मुग़ल काल आ जाता है।
तो इन दोनों को मिलाकर आपको पढ़ना है। 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है 1206 के आसपास, और 1765 तक, जब तक पलासी के युद्ध नहीं होते हैं, बक्सर के युद्ध नहीं होते हैं, तब तक के लिए आपको पढ़ना है। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पर जाके आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें सारा पढ़ना है। दिल्ली सुल्तनत, खिलजी वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे होता है, देखो सब जगह लिखा हुआ। समाज पर इसका प्रभाव, राज्य जनता एवं उसके पर प्रभाव क्या पड़ा, खिलजी साम्राज्य का, राज्य का स्वरूप कैसा था, राजनीतिक, कृषक, शहरी केंद्र, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, कला, उद्योग, प्रौद्योगिकी सारे, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन का मतलब क्या होता है, सूफी आंदोलन की बात कर रहा है ये। उसके बाद से मुस्लिम सामाजिक जीवन पर बिंदु समाज का प्रभाव, और यही सब चैतन्य आंदोलन, जो मध्यकाल में फिर एक आंदोलन होता है, आपको पता होगा, जिसमें तुलसीदास, कबीरदास, उसके बाद से रामानुजाचार्य और ये सब जो आते हैं, उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु आते हैं, माधवाचार्य जी आते हैं, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। कबीर आते हैं, फिर गुरु नानक बाबा आते हैं, मीराबाई हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद से फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ये तो अलग ही हो जाता है विजयनगर का जो है, ओके। और यहाँ पर बहमनी नहीं लिखा मिला है मुझे, नहीं तो बता देता। अगला है इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकार, शिलालेख व मंत्रियों का विवरण, विजयनगर साम्राज्य। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल में आ गए हम। मुगल के बाद क्या होगा, मुगल की सामाजिक स्थिति, बाबर, हुमायूं, भारतीय समुद्र, पुर्तगाली नियंत्रण और इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम पुर्तगालियों के नियंत्रण के। उसके बाद सूर साम्राज्य आ गया, यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में। फिर अकबर के अधीन पढ़ना है, राजनीतिक, राजतंत्र का नवीन रूप, अकबर का धार्मिक राजनीतिक विचार और गैर मुस्लिमों के साथ जो संबंध थे राजपूताना के साथ अकबर का, उसको पढ़ना है। मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषा और साहित्य की वृद्धि, कला, वास्तुकला का विकास भी पढ़ना है। मध्यकालीन युग का पूरा दिल्ली सल्तनत से लेकर और शाहजहां, हुमायूं तक सबको। उसके बाद है औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ना है पूरा आपको। मनसबदारी, जागीरदारी, ये सब पता होनी चाहिए उससे पहले, यानी कि मुगल प्रशासन जो है पूरा वो पता होना चाहिए आपको। मुगल अर्थव्यवस्था पता होनी चाहिए, मुगलकालीन समाज पता होना चाहिए, ओके। अगला है शहरी केंद्रों का विस्तार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, शहरी और ग्रामीण विदेश व्यापार, वाणिज्य, मुगल यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ, ये सारी आपको पढ़नी है। हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति, 16वीं से 18वीं शताब्दी। जो गंगा यमुनी तरजीह बोला था 16वीं से 18वीं, यानी कि 1500 ईस्वी के आसपास से जब अकबर आता है, उसके बाद जब उसने शुरू किया, और उससे लेकर 18वीं शताब्दी तक की बात कर रहा है, जब तक अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से फैलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट पर चलेंगे हम कहाँ, फिर हम चलेंगे महाराष्ट्र के इलाके में। पूरे छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको सारा कुछ पढ़ना है, यानी कि मराठा साम्राज्य के बारे में डिटेल्ड में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या सब लिखा हुआ है, पेशवाओं का अधीन भी लिखा हुआ है, मराठा और शिवाजी जी के बारे में तो लिखा हुआ है, चौथ सरदेश मुखी भी लिखा है, पानीपत के तीसरे युद्ध, कारण प्रभाव, मराठा राज्य संघ का आविर्भाव और इसकी संरचना और भूमिका, यानी कि इसका प्रशासन भी आपसे पूछ सकता है। डिटेल्ड है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है, वैसा ही सिलेबस है जैसा सारे एग्जाम में होता है ऑप्शनल का। मुगल साम्राज्य का विघटन, नवीन क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से उदय होते हैं, इसके बाद छोटे छोटे जो राज्य बनते हैं, जैसे हैदराबाद बनता है, मगध, उसके बाद से कौन सा बनता है, जो अवध का इलाका है, अवध बनता है। फिर बंगाल में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, तो इन्हीं के बारे में आपको पूछना है। जैसे उसके बाद से मैसूर में आ जाता है थोड़े दिन बाद, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद, ओके। खंड 2 है, जिसको आधुनिक भारत कहते हैं, खंड 2 सेक्शन 2 है। आधुनिक भारत में आपको 1757 से 1947 तक पढ़ना है। 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी बताओ? पलासी के युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और 1947 तक पढ़ना है। ऐतिहासिक शक्तियाँ कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य हुआ, विशेष बंगाल, महाराष्ट्र, सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध के असफलता कारण। इन सबको आपको पढ़ना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का तो पता होगा आपको, PDF में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेंगे आप। उसके बाद से विश्व इतिहास पर आ जाएंगे। विश्व इतिहास में आपको भौगोलिक खोज पढ़ना है। भौगोलिक खोज यानी कि जैसे अलग अलग देशों का जब खोज के लिए निकले थे, वहाँ से लोग तो क्यों निकले थे, पुनर्जागरण का ही प्रभाव था कि लोगों के अंदर खोज की प्रवृत्ति आई कि दुनिया को चलो खोजते हैं, समुद्र में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया गोल है, चौकोर नहीं है, वगैरह वगैरह। सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का प्रारंभ, यूरोप में पुनर्जीवन व धर्म सुधार, जिसको क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है, ओके। नवीन निरंकुश राजतंत्र, राष्ट्र राज्योदय, पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति या वाणिज्यवाद पढ़ना है आपको। इंग्लैंड में संसदीय संघों का विकास, 30 वर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड में, और यूरोप के इतिहास में इसका महत्व पढ़ना है आपको। फ्रांस का प्रभुत्व फिर आपको पढ़ना है। विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहा है, ये फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहा है। अमेरिकी की क्रांति एवं इसका महत्व, फिर अमेरिका की क्रांति भी आपको पढ़ना है।
देखो अगला टॉपिक आ गया फ्रांस की क्रांति का तथा नेपोलियन का युग। नेपोलियन को फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, विश्व इतिहास में इसका महत्व, पश्चिम यूरोप में सुधारवाद, प्रजातंत्र का विकास यानी लोकतंत्र जैसी चीज़ें जो उभरी उसकी बात कर रहा है। औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक तथा तकनीकी पृष्ठभूमि, औद्योगिक क्रांति जो 1750 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ है यूरोप में, खासतौर से इंग्लैंड में। यूरोप की औद्योगिक क्रांति का अवस्थाएं, यूरोप में सामाजिक और श्रम आंदोलन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ किस पर, विशाल राष्ट्र राज्यों का सुदृढ़ीकरण, इटली का एकीकरण जिसमें आता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ उनका नाम अभी, फिर जर्मन साम्राज्य का आबादीकरण जो बिस्मार्क वगैरह का नाम आता है, अमेरिका का सिविल युद्ध, 19वीं 20वीं शताब्दी में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद, चीन तथा पश्चिमी शक्तियाँ, जापान का उदय भी पढ़ना है आपको, यूरोपीय शक्तियाँ व ऑटोमन एम्पायर भी पढ़ना है आपको 1815 से 1914 तक, प्रथम विश्व युद्ध, आर्थिक सामाजिक प्रभाव पढ़ना है, फिर पेरिस की संधि 1919 पढ़ना है आपको। अगला है रूस की क्रांति 1917 जो लेनिन वाला है, फिर चीन का साम्यवाद का उदय पढ़ना है आपको, अरब संसार में जागृति, मिस्र में स्वाधीनता संघर्ष हेतु संघर्ष, कमाल अतातुर्क यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की में जो हुए उसके बारे में भी पढ़ना है आपको, और 1929 से 32 तक विश्व वलन पढ़ना है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नया व्यवहार, रूजवेल्ट का जो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसके बारे में भी पढ़ना है आपको, यूरोप में सर्वसत्तावाद, इटली में मोहवाद और जर्मन में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के उद्यम और परिणाम, कारण और परिणाम तक पढ़ना है आपको। ये था आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुल 6 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं पेपर में से, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को उत्तर दें, लेकिन खंड 1 और खंड 2 भाग से 2 प्रश्नों से ज़्यादा को उत्तर नहीं देने होते हैं आपको। ये खंड ए है, खंड 1 है, इसमें आपको मिल जाएगा पहले तो आपको प्राचीन भारत के क्वेश्चन सारे मिलेंगे, समुद्रगुप्त सब देखो प्राचीन भारत है, फिर इसे खंड 1 के पार्ट बी में आपको क्या मिलेगा, मध्यकालीन भारत मिलेगा, उसके बाद से खंड 2 के पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा, मॉडर्न इंडिया मिलेगा और विश्व इतिहास मिलेगा आपको। ओके, देखो भारतीय समाज संस्कृति पर गांधी जी के प्रभाव विचारधारा सब लिखा हुआ था, फ्रांस की क्रांति दार्शनिक कारणों से नहीं हुई, फिर विश्व इतिहास आपको मिल जाएगा। तो ये था मेन क्या, ये था आपका क्वेश्चन। इसमें से 6 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है कोई भी मुँह उठा के लिख लेगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, और कोई ऐसा भी नहीं होता कि ज़्यादा तोप मारना होता है। मैंने इन क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल पढ़ा है, इसीलिए मैं अभी इतने दिनों लग गए, बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे, डिटेल एनालिसिस के बाद लाया हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है, समझने की कोशिश करना, फिर मैं जब बुक बताऊँगा आपको तो लगेगा कि हाँ यही बुक है। उसके अलावा भी मैं कुछ बुक बताऊंगा अगर रेफरेंस बुक किसी को पढ़ने का शौक़ हो तो। बुद्ध और महावीर के दर्शन में निरूपित कर्म की अवधारणा को समझाइए, उनकी समरूपताएं तथा विभेद को इंगित कीजिए। बुद्ध और महावीर आप पढ़ के चले गए, उनके अगर आपने दर्शन को नहीं समझा, पढ़ा की बात मैंने नहीं बोला है, अगर आपने दर्शन को नहीं समझा तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। यानी कि हिस्ट्री की जब तक आपको समझ नहीं बनेगी आप रट के बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला है कलिंग युद्ध, अशोक के जीवन का वर्तन बिंदु सिद्ध हुआ, इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकले जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। ये फैक्ट के आधार पर आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने विजय में दोहरी नीति क्यों अपनाई, कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, कुछ को उसने अपने उसमें बिठा दिया, राज सिंहासन फिर से बिठा दिया और उनको बोला बस कर देते रहो। तो ये चीज़ आप समुद्रगुप्त की नीतियाँ पढ़नी है आपको। ओके, मध्यकालीन भारत समाज में संघर्ष और समन्वय की नीति हर क्षेत्र में देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप नई मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। वही गंगा जमनी तरजीह जो मैंने ऊपर बताया ना सिलेबस में, देखो वहीं से एक क्वेश्चन है कि पहले जब संघर्ष हुआ दोनों में, यानी कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज में, उसके बाद एक मिली जुली हुई संस्कृति देखते हैं हम आता है, उसी की बात कर रहा है। अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब तात्कालिक साहित्य में दृष्टिगत होता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि अकबर जैसा था उसके वैचारिक दृष्टिकोण उस समय के साहित्य में दिखता है, इसका बारे में आपको बताना है। इसके बारे में तो वैसे नहीं बता सकते जब तक डीप नॉलेज ना हो तो। 16वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी अपर्याप्त उत्पादन, दोषपूर्ण वितरण। इस कथन की विवेचना कीजिए। 16वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा है ये। ओके, अगला है भारतीय पुनर्जागरण ने मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का
दुशाला ओढ़ने के पूर्व कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया। जो मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन होता है, राजा राम मोहन राय, उसके बाद आर्य समाज वाले दयाराम सरस्वती जी हैं, उसके बाद अलग अलग जो हुए उनके बारे में बोल रहा है। फिर ब्रिटिश शासन में आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योग विकास ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया, उसके बाद पूछ रहा है। फिर गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव बताना है। भारतीय समाज और संस्कृति पर गांधी जी के विचारधारा का प्रभाव कैसा पड़ा, रट के नहीं लिख सकते हैं आप इसको। फिर फ्रांस की क्रांति है, फिर रूस का महान उदय है, फिर रूजवेल्ट की न्यू नीति है। इसमें से मैंने इतना तो कह सकता हूँ, जो विश्व इतिहास का सेक्शन है ना, इसको आप एक बार को रट के जाके वहाँ पर बिल्कुल उल्टी करके आ सकते हो, समझ रहे हो ना। बाकी सेक्शन उतने ईजी नहीं है। अब चलते हैं बुक पर। देखो, मैं पहले बेसिक बुक बताऊँगा, उसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिटेल में भी और भी बुक बता दूँगा आपको। ओके, सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी शुरू करना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको अभी मत देखना। सबसे पहले 6 to 12 मिनिमम हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना, 6 to 12। उसमें 11th और 12th का ओल्ड वाला पढ़ना, और बाकी 6 से 10 11वीं तक का न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ लेना। ऑप्शनल सब्जेक्ट है तुम्हारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल की समझ बनेगी अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो। अगर किसी मास्टर ने पढ़ाया है तो भी एक बार ज़रूर पढ़ना, अलग ही लगेगा। प्राचीन इतिहास की बात करते हैं अब कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। जितना मैंने क्वेश्चन देखा एंशिएंट हिस्ट्री से जो आ रहा है, प्राचीन भारत के 11वीं की जो पुस्तक आती है ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की, ये इनफ होगा, समझ रहे हो ना, ये इनफ होगा आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी अगर शौक़ हो पढ़ने का, अच्छा बुक पढ़ने का, तो एक बुक आती है उपिंदर सिंह की बुक आती है, मोटी सी आती है, 500 रुपये के आसपास की बुक आती है, इसलिए मैंने पहले उसको रिकमेंड नहीं किया। उसके मैपिंग बहुत अच्छे हैं और उसमें बहुत सारा कुछ है। मेन है प्राचीन भारत की 11वीं के इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो है, इसको शुरू कर लेना। उपिंदर सिंह अगर नहीं पढ़ना हो तो कौन सी बुक पढ़नी है, लिख के नोट करके रखना, केसी श्रीवास्तव, जो भी होता है केसी श्रीवास्तव की बुक आती है प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की। केसी श्रीवास्तव की बुक आती है, और 11th का एनसीईआरटी। अगर किसी को केसी श्रीवास्तव नहीं पढ़ना हो, इसको पढ़ के जाओगे, समझ अगर विकसित होगी तो सारे क्वेश्चन करके आओगे 11th की एनसीईआरटी। ओके, इसके दिखा देता हूँ मैं क्यों बोला मैंने। प्राचीन इतिहास का महत्व दिया है पूरा, वर्तमान से अतीत की प्रासंगिकता दिया है। इसका ये पाठसूची है इस बुक का। प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन, स्रोतों के प्रकार, स्रोत किस प्रकार से इतिहास लिखे जाते हैं। ओके, अगला है आदिम युग, ये आपसे नहीं पूछा है ऑप्शनल में, ये नहीं है, इसको मत पढ़ना, इससे ऊपर वाले भी नहीं आते हैं। मेन है यहाँ से आपका हड़प्पा युग से शुरू है आपके ऑप्शनल में, हड़प्पा युग से आप पढ़ सकते हो। हड़प्पा के बाद देखो आर्यों का आगमन, वैदिक युग मिल गया, उत्तर वैदिक युग मिल गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म मिल गया, जनपद राज्य मगध साम्राज्य मिल गया, ईरानी मकदूनियाई आक्रमण यानी कि मौर्य से पूर्व की बात कर रहा है। फिर बुद्ध काल में मिल गया राज्य और वर्ण समाज। फिर मौर्य युग सामान्य शुरू हो गया और मौर्य के प्रशासन कला, ये सब पूछता है। उसके बाद अगला है मौर्य काल का महत्व, मध्य एशिया और संपर्क से उनके परिणाम, यानी कि मौर्योत्तर काल है ये पूरा। उसके बाद सातवाहन युग है, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, यानी कि प्राचीन चोलचेर पांडे की बात कर रहा है, मध्यकाल वाला चोलचेर पांडे नहीं है ये। मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर, ये सारा आपका टॉपिक है। गुप्त साम्राज्य का उद्भव, गुप्त काल के जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उसका समय, यानी कि गुप्तोत्तर कार्य चल रहा है ये। प्रायद्वीप में नए राज्यों का गठन, जो नए राज्य बनते हैं दक्षिण भारत में, उनकी बात कर रहा है ये। यहीं पर आपको बादामी के चालुक्य वगैरह सब मिल जाएंगे। दर्शन का विकास जो होता है, सांख्य, योग, वेद, विमानता, ये सब की बात कर रहा है। भारत का दक्षिण एशियाई देखो संपर्क और सांस्कृतिक संपर्क, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनसे बात हो रहा है। प्राचीन से फिर मध्यकाल की ओर, यानी कि पूर्व मध्यकाल है। इसमें आपको बहुत सारा भक्ति, तंत्र मंत्र, जो शंकराचार्य वगैरह सब हैं, वो इसमें आपको मिल जाएगा। कृषि, अर्थव्यवस्था सब मिल जाएगा आपको। सामाजिक परिवर्तन जो इस समय हुआ, जनजातीय, पशुचारण, अर्थव्यवस्था, कृषि, उच्च वर्ग, उद्भव, उत्पादन, ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक याद है कि विज्ञान, सभ्यता और विरासत, जो पूछा था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा कैसे विकास हुआ प्राचीन भारत में, वो देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके,
उसके बाद से इसमें कुछ चित्र भी दिए हुए हैं और मैपिंग दिया हुआ है। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, जैसे आप बौद्ध काल के बारे में लिख रहे हो तो बोलोगे यहाँ पर था बौद्ध, यहाँ पर है, यहाँ पर गंधार कला था, उसके बाद से यहाँ पर अमरावती में भी था कुछ कुछ, यहाँ पर पटना पाटलिपुत्र के आसपास भी नेपाल का दिखाओगे। तो ये मैपिंग जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा ना, आप नहीं कर सकते हो, अच्छे से नंबर नहीं उठा पाओगे। तो ये मैपिंग भी दिया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री के 11th की बुक में, काफ़ी सारा देख रहे हो कितने सारे मैपिंग हैं। हड़प्पा साम्राज्य का है, महाजनपद का है, अशोक साम्राज्य का है, मध्य एशियाई संपर्क का है, भारत के 150 अरब के आसपास का भी मैप दिया हुआ है। ओके, इस बुक के अलावा इसी जैसी एक और बुक आती है, रामशरण शर्मा की ही है। अगर वो बुक नहीं पढ़ा हो एनसीईआरटी तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, रामशरण शर्मा की। दोनों बुक एक ही जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। ये प्राइवेट मार्केट में बिकता है, वो एनसीईआरटी का बुक है, समझ रहे हो ना, बस यही दो अंतर है। और इसका भी देखो वही चीज़ें हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, हड़प्पा, आर्य संस्कृति, ऋग्वैदिक, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा, अधिक नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है शायद ही कहीं कहीं। ओके, तो ये दो बुक हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा मैंने कौन सा बुक बताया, एक मैंने बुक बताया इसके अलावा कि आपको केसी श्रीवास्तव की बुक आती है। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना हो तो केसी श्रीवास्तव का फ्लो बहुत अच्छा है, मोटा भले ही है लेकिन उसका फ्लो बहुत अच्छा है। फ्लो यानी कि पढ़ने बैठोगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, कब पता भी नहीं चलेगा, इतना बढ़िया फ्लो है उसका। और उसमें आपको पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के भी कुछ कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ओके, केसी श्रीवास्तव मैंने बोला है, केसी श्रीवास्तव प्राचीन के लिए। अब चलते हैं मध्यकाल के लिए। तो मध्यकाल के लिए भी 11th की एनसीईआरटी से पहले हम शुरू करेंगे। उससे पहले तो मैंने बोला ही है 6ठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी ऑप्शनल वालों के लिए मस्ट है हिस्ट्री का। 11th की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। जो आपका विषय दिखाया मैंने उस विषय के हिसाब से इसमें सारा है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। देखो, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य जो मध्यकाल वाला है वो भी मिल रहा है यहाँ पर आपको। आर्थिक सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विकास, सेम चीज़ लिखा हुआ है सिलेबस में। जाके फिर से सिलेबस देखना है, हाथ में सिलेबस हो तो मैच करके देखना, यही लिखा हुआ है। फिर संघर्ष का युद्ध है, संघर्ष से याद है गंगा जमुनी तरजीह वाली क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो संघर्ष का युद्ध होगा। फिर दिल्ली सल्तनत 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर दिल्ली सल्तनत का अधीन शासन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। विजयनगर, बहमनियों का काल, पुर्तगालियों का और उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, भारत में सांस्कृतिक विकास, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 2, मुगल वंश का जो फिर से स्थापना होता है उसकी बात हो रहा है, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण यानी कि अकबर का काल, दक्कन में दक्षिण भारत और दक्कन और दक्षिण भारत, मुगलों का अधीन धार्मिक और सामाजिक जीवन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताएं जो इस समय विकसित हुई वो टॉपिक है। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, विघटन, चरमोत्कर्ष 2 आता है। फिर मूल्यांकन और समीक्षा आ जाती है। ओके, फिर अगर आगे चलेंगे तो आधुनिक भारत पर आने से पहले आपको मुगल काल में, मतलब मध्यकाल में, इससे बाहर अगर आपको पढ़ना हो तो आप हरीशचंद्रा की बुक आती है। ये भी हरीशचंद्रा ने ही लिखा है 11th का। हरीशचंद्रा की 2 बुक आती है। एक बुक आती है 750 से 1200 की ईस्वी के आसपास, या 1300 की ईस्वी के आसपास आता है। उसके बाद 1350-60 के आसपास से लगभग में 1750 के आसपास तक का बुक आता है। 2 सेट में मध्यकाल का बुक आता है हरीशचंद्रा का, 2 सेट में, 2 सेट 1 और सेट 2, 2 अलग अलग बुक आती है मध्यकाल के हरीशचंद्रा की, अगर डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो तो। वरना ये आपके सिलेबस के हिसाब से इनफ है, आपको समझ ज़्यादा बनानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का ज़्यादा करना है, समझ लो ना। तो ये बुक हो जाएगा आपके मध्यकाल के लिए। अब आधुनिक भारत पर चलते हैं। आधुनिक भारत डिटेल में पूछता है और हमें पता भी है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आधुनिक भारत तो मैक्सिमम सब लोगों का अच्छा ही होता है। धार्मिक इतिहास की पाठ्य पुस्तक सबसे पहले एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई बुक पहले शुरू नहीं करनी है। सबसे पहले यही बुक पढ़ना है आपको, यही बुक पढ़ना है, लिख के रख लेना, ओल्ड एनसीईआरटी है ये। और 11th का भी वो भी ओल्ड एनसीईआरटी था। 18वीं सदी का भारत, यूरोपियों का प्रवेश, इससे भी ये भी था टॉपिक में। ब्रिटिश की आर्थिक नीति, प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण जो हुए थे, याद है अभी मैंने बताया ना, सांस्कृतिक जागरण के बारे में पूछा है। 1857 का विद्रोह, 1858 के प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 ईस्वी तक। नए भारत का उदय, 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो हुए उसकी बात कर रहा है। फिर 1905 से 1918 तक उग्र साम्राज्यवाद का जो राष्ट्रवाद का विकास होता है उसकी बात कर रहा है। फिर स्वराज के लिए संघर्ष 1 है और स्वराज के लिए संघर्ष 2 है। 2 फेज में पूरा आपका स्वतंत्रता आंदोलन खत्म है। ओके, तो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन हो गया आधुनिक भारत के लिए भी। ओके, अब अगर जरा सिलेबस में चलते हैं, एक चीज़ देख के आते हैं पहले, उसके बाद मैं उसके लिए आपको बुक बता दूंगा। जैसे सिलेबस में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, कहाँ गया आधुनिक भारत, ये रहा, ये है आधुनिक भारत। इसमें दिया हुआ है
देखो 1946 नौसेना विद्रोह, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति, यहीं तक आपको दिया हुआ है इसमें। इसके आगे नहीं दिया हुआ है आपका सिलेबस में। आज़ादी के बाद के कुछ चीज़ें वो वहाँ से नहीं पूछता है ऑप्शनल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आज़ादी के बाद की बातें नहीं पूछता ऑप्शनल पेपर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के जहाँ पर हम देख रहे थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुक था क्लास 12 का। ओके, यहाँ पर मैंने करा दिया। इसके अलावा अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, देखो मॉडर्न ऑप्शनल में होता क्या है ना, आपको थॉट्स पढ़ने होते हैं। थॉट्स का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ फैक्ट नहीं लिखने होते हैं, आपको लिखना होता है कि इस फैक्ट के अंदर की जो इमोशन है वो क्या था उस समय, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए एक बेहतरीन बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना। बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास आता है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। इससे बढ़िया थॉट्स आधुनिक भारत के लिए आपको ऑप्शनल पेपर में लिखने के लिए किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और अगर डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हो तो कल मैंने बताया था BL ग्रोवर की बुक आती है एस चांद पब्लिकेशन से, उसको ज़रूर पढ़ लेना। ओके, तो मैंने कौन कौन सा बताया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एक तो 12th का ओल्ड NCERT, एक बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास आता है, मस्ट बिल्कुल इसको ज़रूर पढ़ना। और BL ग्रोवर की एक बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। ये इस बुक का दिया हुआ है पूरा आपको पाठसूची, उसको आप देख सकते हो। समकालीन विश्व इतिहास, इसके लिए भी 12th की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो 12th की बुक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उससे संबंधित। लेकिन उससे पहले का अगर किसी को और डिटेल में विश्व इतिहास पढ़ना हो, सारा टॉपिक इसमें है 12th के। उसके अलावा अगर किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना हो, एक मोटी सी बुक आती है जैन माथुर की, लेकिन इसका फ्लो इतना अच्छा है, इस बुक का फ्लो इतना बढ़िया है कि एक बार पढ़ना शुरू करो तो कहानी जैसे पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ जाओगे। मोटी बुक आती है, इसको देख कर घबराना मत। इसमें से जो जो टॉपिक्स आपके काम के हों उनको निकाल के आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आसान बुक, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, कविता कहानी वाला लैंग्वेज है इसका। ओके, देख लो पुनर्जागरण है, प्रबोधन है, ये दोनों आपके टॉपिक में हैं। यूरोप से बाहर का प्रबोधन का पसार हुआ, उसके बाद से फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, ये सब आपको डिटेल में इस बुक में मिल जाएंगे। ओके, ये रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा। तो सारे सेक्शन का मैंने चारों सेक्शन का बता दिया आपको, यानी कि पहले एंशिएंट का बताया, फिर मध्यकाल का बता दिया, फिर मॉडर्न एज का जो बताया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने बता दिया, सिलेबस दिखा दिया, क्वेश्चन दिखा दिया। इसके अलावा किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, उसका भी ID दे दूंगा मैं, मेल ID भी दे देता हूँ, या कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आपकी मर्जी हो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। ओके, चलो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, बाय।